हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। आपको दुनिया भर की खबरें, खासतौर पर पिछले 16 महीने से इजराइल फिलिस्तीन जंग की कवरेज, उसके अलावा इस पूरे इलाके में होने वाले वाकयात, उस पर मुसलसल हम नजर रखे हुए हैं और खबरों की अपडेट के अलावा कुछ जानकार लोगों से भी आपकी मुलाकात कराते हैं। लेकिन बीच बीच में कुछ ऐसे वाकयात होते हैं जिन पर नजर रखना बहुत जरूरी है। अभी हाल ही में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अमेरिका के दौरे पर थे। उसमें कुछ लोगों का कहना है कि शायद वो भारत के इंटरेस्ट कम और अडानी के इंटरेस्ट ज्यादा सर्व करने के लिए गए थे। लेकिन अब कुछ और भी ऐसी चीजें आई हैं सामने जिस पर नजर रखना बहुत जरूरी है। जो मेन स्ट्रीम मीडिया जिसे कहा जाता है, गोदी मीडिया, वो तो कभी बात करता नहीं है। लेकिन हमारी कोशिश होती है, सोशल मीडिया पर जो लोग हैं वो इन इश्यूज को उठाते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा इजराइल और भारत के बीच में भी बहुत कुछ हो रहा है और इस जंग के दौरान भारत से एम्यूनिशन और हथियार जाने का सिलसिला रहा। यानी भारत भी गाजा में होने वाले उस कत्लेआम में किसी हद तक हिस्सेदार रहा है, उसको भी समझना बहुत जरूरी है। और कई और इश्यूज हैं जिस पर हम बात करेंगे। आज हमारे साथ खास मेहमान है शमसुल इस्लाम साहब, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रहे हैं, पॉलिटिकल साइंस के बहुत ही जाने माने राइटर हैं, थिंकर हैं और थिएटर आर्टिस्ट हैं। इसके अलावा बहुत सी किताबें आपने लिखी हैं। वो डेमोक्रेसी और फंडामेंटलिज्म, आरएसएस और हिंदुत्व, नेशनलिज्म, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इस किस्म के टॉपिक्स पर बहुत ही गहरी नजर है और इस इंटरनेशनल जो कुछ हो रहा है उस पर भी काफी नजदीक से नजर रखते हैं। शमसुल इस्लाम साहब, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आपने वक्त दिया, उसके लिए शुक्रिया। आप ये बताइए कि सबसे पहले हम मोदी जी की विजिट पर बात करना चाहते हैं। अमेरिका की विजिट कैसी रही, क्या कुछ हुआ आपकी नजर में? कई जगहों पर, कई मौकों पर बड़ा ऑकवर्ड से हालात नजर आए, आप कैसे देख रहे हैं? जी, बहुत शर्मनाक था काज़मी साहब। मीडिया स्टार वर्ल्ड के सुनने वालों, यानी वो आप सब वाकिफ हैं कि पिछले 4-5 दिन में जो सबसे ज्यादा मजाक का एक फोकस, एक जो केंद्र बिंदु रहा है, वो हमारे प्रधानमंत्री रहे और उनकी अमेरिका विजिट। ये किसी से ढकी छुपी बात नहीं है और ये कोई आम लोगों में जो जानकार नहीं है, सिर्फ उनको कि भाई वो तो कुछ अपना मजाक उड़ाने का, कुछ किसी का भी खिल्ली उड़ाना जिसको कहते हैं कि वो अंदाज रहता है, वो नहीं, बल्कि बहुत सीरियस जो भारत की पॉलिटिक्स को जानते हैं, जो इंटरनेशनल रिलेशंस के माहिर हैं, उन्होंने इस पर बहुत गंभीर टिप्पणियां की हैं, बहुत सीरियस टिप्पणियां की हैं। और उससे पहले मैं ये जरूर जरा सा साझा करना चाहता हूं सुनने वाले दोस्तों से कि इस सब को जानने से पहले जरा ये समझ लें कि ये बहुत विद्वान और पहले और हमारे बुजुर्ग लोग भी कहकर गए हैं कि आप अगर सेल्फ रिस्पेक्ट आपकी खत्म हो जाती है, आपका आत्मसम्मान अगर खत्म हो जाता है, तो फिर आप किसी लायक नहीं रहते हैं। चाहे आप कुछ भी हासिल कर लें, आप कहीं पर भी पहुंच जाएं, कितना बड़ा ओहदा आपको मिल जाए, आत्मसम्मान खो जाने पर इंसान होने का मतलब यही है कि आप अपने आत्मसम्मान की फिक्र करते हैं, उसकी चिंता करते हैं। और आत्मसम्मान अगर एक बार आपका मिट्टी में मिल जाए तो आप किसी काबिल नहीं समझे जाते हैं। और सबसे ज्यादा जो जिसको क्षति पहुंची है, हिंदी में जो कहते हैं, मैं सोचता हूं कि ये मोदी जी के भक्त लोग जो हैं, जिन शब्दों को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं कि जिसका बहुत बंटाधार हुआ है, वो भारत की जनता, भारत एक देश के तौर पर, हिंदुस्तान एक देश के तौर पर, उसके आत्मसम्मान ही, मोदी के पर्सनल आत्मसम्मान को, हमारे प्रधानमंत्री के पर्सनल आत्मसम्मान को जो झटका लगा है, जो धक्का लगा है, जो नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई होना बहुत बहुत मुश्किल है। और खास तौर पर मोदी जी और आरएसएस जिससे मोदी जी आते हैं, वो बहुत हिंदुओं के आत्मसम्मान की बात करते हैं, उनके ऑनर की बात करते हैं कि मुसलमान राज में, ईसाई राज में
जो अंग्रेजों का राज था उसमें हिंदुओं के आत्मसम्मान को खत्म कर दिया गया। पर ये तो 15 साल से, यानी 11-12 साल से तो मोदी जी का राज ही चल रहा है, जिसमें आत्मसम्मान वाली सरकार है, विश्व गुरु बनने वाली सरकार है, विश्व गुरु के नेतृत्व के अंदर, उनकी रहनुमाई के अंदर ये सरकार है। तो उसके बाद जो है, मैं इस बारे में किसी मोदी विरोधी की बात नहीं, किसी कम्युनिस्ट की बात नहीं, किसी मुसलमान की बात नहीं, किसी ईसाई की बात नहीं, एक बहुत बड़े विद्वान जो अमेरिका की एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है उसके अंदर पढ़ाते हैं, उनका नाम है आशुतोष वार्ष्णेय। आशुतोष वार्ष्णेय जी ये सोल गोल्डमैन प्रोफेसर है इंटरनेशनल स्टडीज के और सोशल साइंस के, ब्राउन यूनिवर्सिटी यूएसए की बहुत मशहूर यूनिवर्सिटी है ये। और आशुतोष वार्ष्णेय जो है कोई कम्युनिस्ट नहीं है, ये बिल्कुल भी इनका कोई लेना देना नहीं, लेकिन वो इंटरनेशनल रिलेशंस के बहुत माहिर हैं। उन्होंने अपने एक साइन लेख में इंडियन एक्सप्रेस में जो बातें रखी हैं, आप ये समझ लीजिए कि मैं इसको फॉलो कर रहा था मोदी जी की विजिट को, हमारे प्रधानमंत्री की विजिट को, और ट्रम्प, क्योंकि मेरा एक विषय है मेरी रिसर्च का और मैं उसके बारे में जानना चाहता हूं। मैंने भी जिन चीजों को मिस किया था लगातार उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस और दूसरी चीजों को देखकर, उसमें उन्होंने जो कुछ बातें बताई हैं, ये 9 बातें बताई हैं, और उसके अंदर मैं जल्दी से आपके सामने रखूं। नंबर 1 बात उन्होंने बताया कि जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक जर्नलिस्ट ने ये पूछा कि मोदी जी जो मस्क के बच्चों को तोहफा दे रहे हैं, मस्क के बच्चों को तोहफा दे रहे हैं, और उनके यानी अच्छा है बच्चों को तोहफा दे रहे हैं, लेकिन ये तोहफा किसी और के लिए लेकर नहीं गए, ये मस्क के लिए लेकर गए। तो जर्नलिस्ट ने पूछा, एक तो मोदी को पहली बार एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ले आया गया, ये ट्रम्प को आप कुछ भी कहें, लेकिन ट्रम्प ने उसकी बुद्धि पकड़कर, हमारे प्रधानमंत्री की बुद्धि पकड़कर कहा कि चलिए आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में चलिए, क्योंकि मोदी जी ने शायद अपनी जिंदगी में ये 4थी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस जो उनके अपने चहीते जो पत्रकार थे उनके साथ था, ये एक ऐसी वार्ता थी जिसके अंदर मोदी जी को कुछ सवालों का जवाब देना था अपने गुरु को, जिसको वो बहुत प्यार करते हैं। अगली बार ट्रम्प सरकार उसकी हाजिरी, उसकी मौजूदगी के अंदर उनको करना था। तो उन्होंने पूछा कि जनाब बताइए कि एलन मस्क के साथ जो ये प्रधानमंत्री मिलने गए थे, मोदी जी आप मिलने गए थे, ये उनकी कोई स्टेट की कोई अहमियत थी, यानी कोई ओहदेदार हैं अमेरिकी सरकार के अंदर, या किस वजह से गए थे? तो ट्रम्प साहब ने माइक ले लिया और ट्रम्प साहब ने कहा कि नहीं, ये वो मस्क अपने बिजनेस के लिए इनको मिला। यानी आप ये समझ लीजिए कि मस्क इनको अपनी बिजनेस के मिले। ये कौन कह रहा है इस वक्त? दुनिया का सबसे ताकतवर प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका कह रहा है। उसके बाद नंबर 2 जो आशुतोष सवाल उठा रहे हैं कि दुनिया की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है इंडिया, दुनिया की सबसे पुरानी डेमोक्रेसी है अमेरिका। ये दोनों देशों के हेड मिले हैं, अफेक्टिव हेड मिले हैं, जो रियल हेड मिले हैं। हमारे यहाँ प्रधानमंत्री होता है, वहां राष्ट्रपति होता है। पहली बार है इतिहास में कि दुनिया में प्रजातंत्र को लेकर बात नहीं हुई। दुनिया में प्रजातंत्र को कोई खतरा है, इसको लेकर कोई बात नहीं हुई। मोदी जी ने भारत के प्रजातंत्र का जिक्र तब किया जब उनसे एक सवाल पूछा गया अडानी के बारे में, कि अडानी पर जो मुकदमा चल रहा है उसके बारे में वो क्या सोचते हैं। और मोदी जी हड़बड़ा गए, मोदी जी चौंक गए, और मोदी जी ने ये कह डाला कि वो सारे इंडियंस को प्यार करते हैं, भारत सारी दुनिया को कुटुंब मानता है, तो अडानी भी कुटुंब का हिस्सा है उनका, यानी वो चोर है। उससे वो नहीं कहा उन्होंने कि नहीं यहाँ पर अमेरिकी कानून अपना काम करेगा। उन्होंने बिल्कुल डिफेंस में खड़े हो गए उसके। कहा कि सारी दुनिया, भाई जब सारी दुनिया एक कुटुंब है, सारी दुनिया एक फैमिली है, तो अडानी तो फैमिली सबसे करीबी होगा, और हमारे देशवासी जो है, हिंदुस्तानी जो है, वो सब मुझे प्यारे हैं। ये नहीं कहा कि हमारे ऐसे लोगों से रिप्रेजेंट मैं नहीं करता हूं, ये अलग मामला है, वो एक झगड़ा चल रहा है उसमें होगा। तो सीधा का सीधा उन्होंने अडानी को फिर अपना प्यार उड़ेल दिया। तो इसको बहुत समझ, और किस तरह से वो गुस्से हुए हाथ ऐसे कर करके कि क्या सोचते हैं आप, ऐसे हम लोग मिलते हैं, हम लोग क्या इसीलिए बात करते हैं। हालांकि वो बात जो है इसी सब के लिए हो रही है, और उनका खींचना
उनका इरिटेट हो जाना बताता है कि उनको जैसे उनकी दुखती रग को पकड़ लिया गया। उसके बाद तीसरे नंबर है कि, और आशुतोष वर्षने कह रहे हैं तो उसको आपने मानना पड़ेगा कि इस मीटिंग के अंदर जो मोदी जी का एक हवा था कि वो बड़े लीडर हैं, वो एक बहुत दब्बू लीडर के तौर पर मिलने आए, बहुत बहुत दब्बू तौर पर लीडर मिलने आए। और उसका तो एहसास इस तरह से हो गया कि जिस तरह से एक भारत के प्रधानमंत्री की मौजूदगी में ट्रंप ने कहा कि आप बहुत टैक्स आप ले रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, और वो ट्रंप गुस्सा होगा उससे पहले हमारे बजट में, वहां जाने से पहले मोदी जी ने बजट में क्या क्या कर दिया। और जिस दिन मोदी जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें अमेरिकी विस्की पर किस तरह से लगभग 100% टैक्स कम कर दिया गया। बोरबॉन विस्की कहते हैं उसको। अमेरिका में एक ही विस्की बनती है जो बोरबॉन विस्की होती है। तो वो उन्होंने कहा है कि वो Modi did not come to the meeting as an equal partner, but as a junior partner. सुन लीजिए ये जो डंका बज रहा है सारी दुनिया के अंदर, और हमारे ये जो हमारे देश के महानतम जो लीडर हैं। और उसके बाद जो समझौता हुआ है ट्रेड पर, आपने हथियार हमसे खरीदने होंगे, हमने फला चीज आप हमसे खरीदनी होगी। और आशुतोष क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशंस के एक्सपर्ट है तो वो ये कह रहे हैं कि जो 500 बिलियन 500 खरब डॉलर की जो खरीदारी करनी है 2030 तक, उसमें 45 से 50 खरब डॉलर जो है वो भारत के लिए बहुत घाटे का सौदा होगा। जैसे आप यही समझ लीजिए कि जो हवाई जहाज ला रहे हैं उसको मस्क कह चुका है कि ये कबाड़ है। F-35 कबाड़ है वो। और मस्क एक और बात कह रहा है कि अब ये हवाई जहाजों से थोड़ी लड़ाई लड़ी जाएगी, अब ड्रोन से लड़ाई लड़ी जानी है। अब आपने पेजर से लड़ाई लड़ी जानी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लड़ाई लड़ी जानी है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो है वो तो मार गया, वो तो जीत लिया मैच चीन ने। तो ये क्या होगा? उसके बाद इंडिया जो है सिर्फ ट्रंप के लिए कम टैक्स लगाएगा और दुनिया के किसी और देश पर वो टैक्स कम नहीं करेगा। यानी ट्रंप ने ये करवा लिया है कि आपने हमारी कंपनियों को आपने कम देना होगा। उसके बाद छठा है, मोदी ने जो बहुत ही शर्मनाक है, जिसपे पूरे देश का सर शर्म से झुक गया, उन्होंने कहा कि ये जो इलीगल भारतीय आ रहे हैं उनको लेकर हाँ हम बिल्कुल अमेरिका के साथ हैं। और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि इंडिया के अंदर बहुत सारे क्रिमिनल एलिमेंट जो है इस तरह से लोगों को भेज रहे हैं। अब भाई मोदी जी आप ये बात बताइए कि ये जो क्रिमिनल भारत से भेज रहे हैं ये कोई पाकिस्तान का राज है? यहाँ ये चीन का राज है। 12 साल से अमित शाह होम मिनिस्टर है, आप प्राइम मिनिस्टर हैं, तो ये कैसे चल रहा है? और वर्षने इस बात को उठा रहे हैं कि सच बात यह है कि आपने नौजवानों के लिए कोई भी नौकरी नहीं रखी है, कोई भी उनको फलने फूलने का नहीं रखा है, तो लोग इसी तरह से जा रहे हैं। डंकी फिल्म बन चुकी है, उसके बाद भी आप देखिए कितने गुजरात से, हरियाणा से, पंजाब से कितने लोग जा रहे हैं। तो आशुतोष वर्षने कह रहे हैं कि इसमें तो अपना ही मुंह काला कर लिया गया। उन्होंने नहीं कहा ये सब, लेकिन मैं कह रहा हूं कि मोदी जी ने अपनी सरकार का ही मजाक उड़ा दिया। उसके बाद अगला है, ये आशुतोष ये भी कह रहे हैं कि इसमें भारत को भी फायदा होगा, लेकिन अमेरिका को बहुत फायदा होगा, अमेरिका को बहुत फायदा होगा। अगली बात उन्होंने कह रहे हैं कि H1B जो वीजा होता है, जिसमें हमारे यहाँ के ऊंची जाति के ज्यादा लोग वहां पर जाते हैं, ये IIT का फायदा उठा के, मेडिकल कॉलेजेस का फायदा उठा के, इंजीनियरिंग कॉलेजेस का फायदा उठा के, मोदी जी उस पर खामोश हैं। ये मोदी जी की सपोर्ट बेस है अमेरिका में। अमेरिका में जो बहुत सारे हिंदुत्ववादी लोग हैं वो सारे के सारे H1B वीजा लेकर ही गए हैं। मोदी जी इस पर पूरा खामोश है। यानी मोदी जी ने जो उनका सबसे प्रिय चीज होती थी उसको भी उन्होंने छोड़ दिया है। अगली बात है कि सुन लीजिए उनका जो सेंटेंस है, आफ्टर ऑल सेड एंड डन, Trump's desire to demand subservience to power was expected that Modi would succumb so easily came as a surprise. मोदी जी इस तरह से बिल्कुल बिना
मतलब सब कुछ सरेंडर कर देंगे इतनी जल्दी, कोई भी बहस किए बिना, कोई भी बात रखे बिना, वहां जाने से पहले ट्रंप की आधी बातें आप हमारे अपने बजट में मान लेंगे। तो ये जो देश के साथ मोदी जी जो कर रहे हैं, एक बात यह तय हो गया कि मोदी जी हमारे गुरु हैं, विश्व गुरु हैं, लेकिन विश्व गुरु का भी एक गुरु है, उनका भी एक बाप है जो ट्रंप है। ये तो बिल्कुल साफ होकर हमारे सामने आ जाता है जनाब। ये देखिए, ये कुछ क्या सारे पॉइंट्स आ गए क्या उनके वार्षणे जी के? जी सारे पॉइंट्स आ गए, वार्षणे सारे पॉइंट्स आ गए। हाँ, अब मैं थोड़ा सा इसमें एक चीज समझना चाहता हूं। आपने बीच में कहा कि मैं ट्रंप को स्टडी कर रहा हूं, ट्रंप को समझने की कोशिश कर रहा हूं, शायद रिसर्च का कोई सब्जेक्ट आपके का है। देखिए, ट्रंप के बारे में एक एनालिस्ट ने ये कहा कि ये एक जुआरी की तरह से बिहेव करते हैं, जो बहुत बड़ी बेट लगा करके और जो आम हालत में डील नहीं हो सकती थी उसमें कुछ कम करके और हासिल करने की कोशिश करते हैं। एक और साहब ने बताया कि इन्होंने कुछ किताबें भी लिखी हैं और एक किताब का नाम है द आर्ट ऑफ मेकिंग डील, और उसमें उन्होंने खुद अपने बारे में यह बयान किया है कि मैं एक बहुत बड़ी बात करता हूं, फिर उसके अलावा फिर नीचे कहीं आकर के चीजें हासिल कर लेता हूं। तो यहां ट्रंप ने तकरीबन वही काम किया हमारे मोदी जी के साथ, और मोदी जी सकम कर गए बगैर किसी रेजिस्टेंस के। तो ये उसने एक तरह से पाला मार लिया, बेट जीत ली भारत के खिलाफ। जी, मोदी जो है यहां से हारे हुए ही गए थे, डरे हुए गए थे, ये सच्ची बात है। और यानी मोदी का जो था एक वो जो क्या कहते हैं कि उनका वो जो डंका बजता था, वो डंका किसके सामने उन्होंने सरेंडर किया, और ये डंका वहीं सरेंडर नहीं कर रहे हैं। मैं आपको एक दूसरी बात बता रहा हूं, भारत दुनिया का मेक इन इंडिया बनेगा। भारत जो है सारी दुनिया यहाँ बिजनेस करने यहाँ पर आएगी, है ना जी। यानी उसमें भारतीय पैसा होगा, भारतीय सब कुछ होगा। लेकिन अभी मैं आपको बताना चाह रहा हूं, मैं एक चीज और बीच में समझना चाह रहा हूं। एक एनालिसिस ये भी है, एक अंदाजा ये भी है कि मोदी जी ने अमेरिका के दौरे में भारत के लिए कुछ नहीं बल्कि अडानी के लिए या अडानी जैसे लोगों के लिए काम किया। उसे आप कैसे देख रहे हैं? नहीं, वो तो उनको जाने से पहले जो 180 दिन की छूट दे दी गई है। अडानी जो क्रिमिनल मुकदमे जिन पर चल रहे हैं उनको 180 दिन की छूट मिल गई है, उसमें अडानी के साथ कुछ और भी हैं। तो बिल्कुल जाहिर है उन जैसे कुछ और भी लोग होंगे जरूर। लेकिन मोदी जी की एक ही मांग थी, इसको टालिए, बाकी वो हर चीज देने को तैयार थे, हर चीज। ये यानी एक ऐसा जुआ जिसके अंदर वो अपनी बीवी, यानी जो महाभारत में हुआ था कि सब कुछ हार जाएंगे, हम सब कुछ हार जाएंगे, वो खेल उन्होंने खेला। और उसके बाद मैं अपने देश पर आना चाहता हूं भाई साहब जरा। ये देखिए ना कि सारी दुनिया का केंद्र बनेगा, दुनिया की तीसरी शक्ति बनेगा, चौथी शक्ति बनेगा, 2047 तक बनेगा। अब एक मंत्री कह रहा है वो तो 2047 से पहले भी बन सकता है। मोदी जी का अगर राज चलेगा तो वो शायद अगले 10 साल के अंदर बन जाएगा। इसका भंडाफोड़ जो किया जरा सा वो सुन लीजिए। एम्बेसडर है इजराइल का, इनका नाम है रूयुविन अजहर। शायद ये अजहर भी अजहर होगा या कुछ होगा इस तरह का अजहर है। इन्होंने अभी बेंगलोर के अंदर हवाई जहाजों की, मिलिट्री और दूसरे सिविल हवाई जहाजों की एक बड़ा मेला लगाया है, उसको एरो शो कहते हैं। तो उसके अंदर जो उन्होंने एक विज्ञापन है, एक तरह से इजराइल यहाँ क्या क्या कर रहा है, जरा उनका मैं पढ़कर सुना रहा हूं। हम भारत में, ये एम्बेसडर कह रहा है जनाब, हम भारत में इजरायली डिफेंस उद्योग के काम करने के तरीके से में पूर्ण परिवर्तन देख रहे हैं, पूरे तौर पर बदलाव देख रहे हैं। देश भर में कई लोकल कंपनियां स्थापित की गई हैं। किसने स्थापित किए हैं? इजराइल ने जी। उनमें से कुछ इजरायली मिल्कियत वाली है, कुछ में इजराइल की ज्यादा हिस्सेदारी है और कुछ में कम हिस्सेदारी है। ये सब घरेलू खरीद के विभिन्न मुख्तलिफ स्थितियों के अनुकूल बनाया गया है। यानी भारत का जो डिफेंस सेक्टर है वो इजराइल के हवाले कर दिया गया है।
और इससे यानी ये मोदी जी दुनिया भारत हमारा इंडस्ट्री सारी दुनिया में फैलेगी, हम सप्लाई करेगा, वो इजराइल करा रहा है। और उसके साथ ये भी तय हो गया है कि जो कत्लेआम है इजरायलियों जो फिलिस्तीनियों का, उसमें भारत सीधा शामिल है। और उसकी बात इजराइल का एम्बेसडर सारी दुनिया को बता रहा है। हमें उससे पता लग रहा है। अच्छा, उसके बाद ये क्या इजराइली सिर्फ आज फिलिस्तीन के साथ जो कुछ हो रहा है जो उसके लिए जिम्मेदार है? आप जानते हैं कि सारे के सारे जो अरब शेख हैं वो किस तरह से उसके अंदर शामिल हैं। और आप देखिए आजकल जो है फाइनेंस मिनिस्टर इजराइल का आया हुआ है यहाँ है वो। और उसी दौरान में कतर का अमीर भी आया हुआ है यहाँ। ये कहीं इनको भारत कहीं मिलवाने की भी कर रहा है। देखिए ये मेरा हंच नहीं है, ये मेरा एक शुबा नहीं है, ये एक पक्का हो सकता है कि कतर का अमीर जो है और वो इजराइल के जो सीनियर मिनिस्टर्स हैं उनके साथ भारत मीटिंग करा रहा है। आमतौर पर क्या होता है, इजराइल का नेता आता है तो अरब देश का नहीं आता है, अरब देश का आता है तो इजराइल का नेता नहीं आता है। ये एक डेकोरम, एक प्रोटोकॉल है जो बना के रखा जाता था। लेकिन इस बार वो दोनों एक साथ मौजूद हैं। और ये कतर के राजा के साथ प्रधानमंत्री जी खुद लेने गए हैं और वो गले लगाया है उन्होंने। पता नहीं कतर के अमीर ने गले लगाया है, इन्होंने गले लगाया है, क्योंकि फोटो दोनों जब एक दूसरे से लिपटे हुए हैं तो वो दिखाया जा रहा है। और इसको जरा सा देखिए काजमी जी और मेरे प्यारे सुनने वालों, कि ये कतर का जो अमीर है इसकी अगर निजी जिंदगी देखेंगे तो मोदी जी हिंदुस्तानी मुसलमानों की निजी जिंदगी और औरत की निजी जिंदगी को लेकर जिस तरह के बुनियादी सवाल उठा रहे हैं, तीन चार शादियां करते हैं, एक से ज्यादा शादी करते हैं। ये कतर का नवाब है जिसकी कम से कम 3 तो सरकारी बीवियां हैं, ऑफिशियल भी। इसके 13 बच्चे हैं। एक मोदी जी दूसरी बात हिंदुस्तानी मुसलमानों के बारे में कहते हो, बच्चे बहुत पैदा करते हैं। अरे गले लगा रहे हो 13 बच्चे पैदा करने वाले को, तो उसको तुमने बाहर निकाल देना चाहिए था। इसको पहले पूछना चाहिए था तुम्हारी एक बीवी है या नहीं। अगर तुम्हारी एक से ज्यादा बीवी है तो मैं किसी मुसलमान अमीर को आने नहीं दूंगा। उसके बाद तुम्हारे बच्चे कितने हैं, तुम्हारे अगर 1-2 से ज्यादा हैं तो तुमको मैं आने नहीं दूंगा। उनको तुम गले लगा रहे हो। और यहाँ हिंदुस्तानी मुसलमानों पर जिनकी आबादी घटती चली जा रही है, तुम उनके बारे में कह रहे हो कि ज्यादा बच्चे पैदा कर रहे हैं और वो 3-3, 4-4 शादी करते हैं। इस बात को बताए बिना कि वो 4-4 शादियों के लिए मुसलमान औरतें आएंगी कहां से, वो कौन सा कारखाना बनाएगा। अच्छा, उसके बाद मैं ये जो अमीर है इसको मैं कहना चाहता हूं कि ये मोदी से मिल रहे हैं। मोदी से कहें कि उनका जो थिंक टैंक है आरएसएस का, जो जाहिल और गंवार लोग हैं, वो हलाल को लेके मुसलमानों के खिलाफ जो यहाँ तमाम एक वायलेंस का माहौल बनाया जा रहा है, उसको बता दे हलाल का मतलब क्या होता है। ये आरएसएस के गंवार जाहिल, इनको ये नहीं पता है हलाल का मतलब किसी को कत्ल करना नहीं होता है। हलाल का मतलब होता है कानून के हिसाब से, हलाल का मतलब होता है शुद्ध, हलाल का मतलब होता है जो समाज में मान्य है, यानी मिलावटी नहीं है, पूरा तोला गया है। तो ये जो अमीर है, अगर इसको थोड़ी अरबी आती है तो ये जरा सा मोदी जी को बता दे कि यार कम से कम हलाल वाला ड्रामा तो तुम बंद करो, हलाल का मीनिंग तो समझ लो। और भारत में सब चीज हलाल होनी चाहिए। ये तो भारत सरकार ने अपना लेना चाहिए कि भाई चीज वजन सही होना चाहिए, प्योर होनी चाहिए, मिलावटी नहीं होनी चाहिए और कानून के अनुसार होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, एक चीज बताइए, देखिए बीच में रोक रहा हूं मैं आपको। जी नहीं बिल्कुल। ये जो ज़ायनिस्ट इजरायली और उनके इन अरब शेखों से ताल्लुकात और इन सबके अमेरिका से ताल्लुकात एक साथ, क्या वो एक मीटिंग पॉइंट है जो सऊदी अरब भी एक बहुत बड़ा सिविलियन अवार्ड देता है हमारे मोदी जी को, यूएई भी देता है, और वो मुसलसल वहां ऐसा दुनिया को जाहिर करने के लिए ऐसे कि जैसे हम मुसलमानों को प्यार करते हैं, बिल्कुल उसी तरह से जैसे महमूद अब्बास के साथ फोटो खिंचवा करके दुनिया को तो ये बताना कि हम फिलिस्तीनियों के साथ हैं, लेकिन असल में ये बात नहीं बतानी कि महमूद अब्बास खुद इजराइल का एजेंट है। तो क्या ये जो डुप्लिसिटी है उसे थोड़ा सा और बताइए कि ये असल में काजमी जी, ये जो दोरंगापन, दोगलापन, त्रिगलापन, चौगलापन ये जो होता था, असल में ये तो इट्स अ मैटर ऑफ पास्ट नाउ, इट्स अ मैटर ऑफ हिस्ट्री नाउ।
ये खुलकर साथ हो गए, यानी इसमें अब ये एक दूसरे से देखिए ना, छुपा नहीं रहे। इजराइल का एम्बेसडर भारत में रहकर कह रहा है कि हमने सारा डिफेंस की सारा कर दिया है। जिस वक्त में इजराइल का एक बड़ा फाइनेंस मिनिस्टर आया हुआ, उस वक्त कतर का चीफ भी यहां पर है। उसके बाद ये क्या सच नहीं है कि जो कतर है या सऊदी अरब है या कुवैत है, कुवैत ने भी फर्स्ट अवार्ड दिया है मोदी जी को, सबसे बड़ा अवार्ड दिया है। तो ये जो है, इनके हवाई अड्डों से जहाज उड़कर नहीं जा रहे हैं फिलिस्तीनियों के कत्लेआम के लिए। और जॉर्डन उसमें शामिल नहीं है। अच्छा, एक दूसरी बात यह है कि अब ये ट्रम्प कह रहा है, उसके बाद ये नेतन्याहू भी कह रहा है कि छोड़ेंगे नहीं, खत्म कर देंगे, मार देंगे। अरे तुम आत्मसम्मान की लड़ाई जो फिलिस्तीनी लड़ रहे हैं और लड़े हैं, जिसके लिए कुर्बानियां की हैं, सारी अपनी सरजमीन को लौट आए और पता है कि दोबारा मारे जाएंगे। अपनी सरजमीन को लौट आए। बिल्कुल। डॉक्टर, जो नौजवान डॉक्टर जिन्होंने अपने सीनियर्स को मरे हुए देखा, उस बच्ची डॉक्टर का कल ये था, वो जो बड़े डॉक्टर जिनको मारा गया, जो 24 घंटे अस्पताल में ही रह रहे थे, मैं उनका नाम भूल रहा हूं, माफ कीजिएगा, डॉक्टर या क्या नाम था जी। उस बच्ची ने कल इंटरव्यू में, परसों इंटरव्यू में कहा है कि हम ऐसे ही मर जाएंगे लेकिन आपकी तरह काम करते रहेंगे। कोई आता वापिस, जिसको पूरा खंडर बना दिया गया वहां, उसको प्यार करने के लिए कैसे वो सेलिब्रेट कर रहे हैं और माफी नहीं मांग रहे हैं। ये नहीं कह रहे हैं कि ये उसने गलती कर दी, हमास की गलती थी या इसकी गलती थी या उसकी गलती थी। जिस और जो डील हुआ है उसमें, आप डील का मतलब मुझे भी अंदाजा नहीं था कि कितने सैकड़ों फिलिस्तीनी रिहा हो रहे हैं। जी जी जी। अरे सब आखिरी जो अभी पिछले सैटरडे में हुआ है, 3 के बदले 369, यानी 1 के बदले में 123 छोड़े गए हैं और उनमें से तकरीबन 40 लोग वो हैं जिनको उम्र कैद थी। तो वो बहुत ही रिस्पेक्टफुल तरीके से अपनी बात मनवा रहे हैं और सब उसमें उन्होंने जो मैसेजेस दिए हैं, इजरायली फौज की ड्रेस पहनी, इजरायली फौज के हथियार हाथों में उनके हैं, हमास के लोगों के हाथ में। जिस गाड़ी, जो सबसे पहले गाड़ी आई काले रंग की जिसमें हमास के लड़ाके थे, वो इजराइल से जो 7 अक्टूबर को लेके गए, वो एक गाड़ी लेकर के आए और सब कमाल से उन्होंने और ये भी कहा, जो बैकड्रॉप लगाई है उसमें ट्रंप के भी उस सवाल का जवाब दिया कि हाँ, माइग्रेशन तो होगा लेकिन माइग्रेशन हमारा जेरूसलम तक होगा, कहीं और नहीं होगा, जिसके लिए वो मिस्र और यानी कोई बुजदिली या हिम्मत हार गए या अपने आत्मसम्मान को सरेंडर कर दिया, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को, अपने ऑनर को सरेंडर, वो बिल्कुल नहीं देखने में आ रहा है। एक आवाज नहीं आ रही है, एक आवाज। और उसके बाद आप देखिए श्रीलंकन्स ने क्या किया है। श्रीलंकन्स ने जिन बीचेस पर ये इजरायली बहुत जाते हैं ना, इजराइल असल में वो लेबनान वगैरह जाना बंद कर दिया है, तो उसके बाद यहाँ आते हैं। तो उसके बाद आप कितनी खूबसूरत ग्राफिटी लिखी है श्रीलंका में, हेब्रियो में लिखी है कि तुम कातिल हो, तुम जेनोसाइड करने वाले हो, यू आर नॉट वेलकम हियर। क्योंकि कोई भी देश ये कह सकता है कि यार तुम टूरिज्म को खत्म कर रहे हो, यहाँ तो जान से मार देंगे अगर कोई इस तरह का लिख दे कि इजरायली टूरिस्ट जो है, तुम एक आदमखोर रियासत के तुम हमारे यहाँ तो हिमाचल प्रदेश में बाकायदा कोई गांव है, कहते हैं वहां के रिक्शा वाले भी हिब्रू जानने लगे, वो इतने इजरायली यहाँ पर आते हैं रेस्ट करने के लिए। नहीं, रेस्ट करने नहीं आते, वो ड्रग माफिया था। जी। ड्रग माफिया जो हिमाचल को तबाह किया, वो रूसी ड्रग माफिया और इजरायली ड्रग माफिया। गोवा के अंदर यही हुआ, रूसी ड्रग माफिया और इजरायली ड्रग माफिया। यानी ये आते हैं टूरिस्ट की शक्ल में, लेकिन ड्रग का कारोबार बढ़ाते हैं, नई नस्लों को ड्रग्स में मुलविस कर देते हैं ताकि ये नस्लें ही तबाह हो जाएं। तो ये है इनका कारोबार। अच्छा, मैं इस पर भी बात करना चाहूंगा, कुंभ पर। जी, बताइए कुंभ में तो बड़ी अजीब चीजें हो रही वाकई में। जी बताएं। देखिए, मैं बहुत सालों से कहता रहा हूं कि ये हिंदुत्ववादी जो राज है, ये आरएसएस राज है, ये मुसलमान ईसाई को कितनी गाली बकता रहे, कुछ भी कहता रहे, कुछ भी खत्म करने की बात करता रहे, और वो करते भी हैं, लेकिन इनका असली निशाना हिंदू है। ये जो खत्म हो, ये जहां पर जाकर ये पहुंचेंगे, वो इन्होंने हिंदुओं को नहीं बख्शना है। जो कुंभ में जो मारे गए वो मुसलमान नहीं है, ईसाई नहीं है।
उसके बारे में, वहां के बारे में एक बहुत अहम खबर मैं आपको बताना चाहता हूं, जो कंफर्म्ड है कि पहली जो पोस्टिंग हुई सारे डॉक्टरों की सारे यूपी के इलाकों से, उसमें कुछ मुसलमान डॉक्टर भी आ गए, मुसलमान डॉक्टरों की भी नियुक्ति हो गई। दूसरा ऑर्डर आया कि कुछ डॉक्टर रिमूव कर दिए गए हैं, और इत्तेफाक से वो सारे मुसलमान डॉक्टर भी रिमूव कर दिए गए। यानी अब तो वहां कोई मुसलमान का बच्चा परिंदा उनका पर भी नहीं था। जी जी बिल्कुल भाई, मेडिकल सर्विस तो यूपी की अभी भी सेकुलर है, यूपी की सेकुलर है ना, लेकिन उसमें मुसलमान डॉक्टर जो थे उनको वहां से विड्रॉ, वो इस तरह से किया गया कि इनकी ड्यूटी कहीं और कर दी गई है। ठीक है, जिस अफसर ने पहले ड्यूटी लगाई थी वो सेकुलर अफसर था, उसने कहा कि इन्होंने तो जाके सबका इलाज करना है, वो हिंदू मुसलमान तो होते नहीं है, पर उन्होंने फिर उसको हिंदू मुसलमान कर दिया और ये हो गया। तो उसके अंदर जो हुआ है, परसों भी आग लगी है, और उसके बाद 300-300 किलोमीटर के जो लोग फंसे हुए हैं, जो लोग मारे गए, 30 लोग जो इसकी सरकार कह रही है, बाबा की सरकार के लोग मरे, उनकी लिस्ट देने की आज तक स्थिति नहीं है। और उसके बाद वहां जाने के लिए रेलवे स्टेशन पर जो हो रहा है, दूसरी जगह का छोड़िए, दिल्ली में जो कुछ हुआ है, और दिल्ली के अंदर पहली बार अस्पतालों को सेमी मिलिट्री अर्धसैनिक बलों के हाथों में दे दिया गया, सेमी मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशंस के हाथों में दे। आप जा नहीं सकते हैं, आपका आदमी अंदर मुर्दा पड़ा है, आप उसको मिलने नहीं जा सकते। और पहली बार इतिहास में हो रहा है कि कितनी भद्दे तरीके से कि लाश लो और ये 10 लाख रुपया लो, ये लाश लो और 10 लाख रुपया कैश। हाँ कैश, ये बड़ी अजीब चीज है, सरकार पैसा कैश में कहां से दे रही है? दे ही नहीं सकती है, दे ही नहीं सकती है, दे ही नहीं सकती है। 20,000 से ज्यादा की पेमेंट बिना चेक के हो ही नहीं सकती है। यानी आप कल अगर कोई मीडिया वाला आए तो ये मत बताओ कि यहां मरा है 10 लाख रुपए लो, चुप हो, अपने घर जाओ। जी हाँ जी, ये इन्होंने हिंदुओं की जान की कीमत लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट खुश है, चुप है, पुलिस चुप है, सब चुप है। 20,000 से ज्यादा अगर आप कैश का पेमेंट करेंगे तो आप पर पेनल्टी लगती है, और वो पेनल्टी 10 गुना या 100 गुना भी हो सकती है। और यहाँ सरकार कैश दे रही है बाकायदा। हाँ जी, और उसके बाद आप देखिए, नहीं आप देखिए कितना कितना धोखा हो रहा होगा, सिवाय इसके कि आपको इतना शॉक कर दिया जाएगा कि आप 10 लाख देखते ही आप पागल हो जाएंगे। अब मान लीजिए मैंने लाश ले ली, मेरे भाई की मौत हुई है, अब मैंने लाश ले ली, अब उसकी बीवी हकदार है, बीवी तो है नहीं वहां, तो आप ये भाई को कैसे दे रहे हैं? आपकी साधा, आपने क्या ये तय कर लिया कि भाई इनका जो वो तय हो गया, विरासतनामा तय हो गया? आप कितना मजाक कर रहे हैं, आप खेल कर रहे हैं। और कितनों को 10 दिया होगा, कितनों को कम दे करके कागज पे साइन करा लिए होंगे, क्या क्या हुआ होगा। नहीं, वो तो अफसर लोग क्या क्या करते हैं। बात ये है, ये सारे शिकार हिंदू हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये इनमें से एक भी गैर मुस्लिम नहीं है। बिल्कुल कोई एक भी मुस्लिम नहीं है, सारे हिंदू हैं। जी, एक भी ईसाई नहीं है। हाँ, ये इन्होंने यही करना है। पाकिस्तान बनने के बाद, इस्लामी राष्ट्र बनने के बाद, निजाम मुस्तफा लागू करने के बाद उसकी कीमत मुसलमानों ने ही चुकाई है। जी, उसकी कीमत बंगाली मुसलमानों ने चुकाई है। उसकी कीमत आज पाकिस्तान जो है उसके गरीब मुसलमान चुका रहे हैं। तो इसको समझ लेना चाहिए, इसको कि आखिरकार इन्होंने जो तबाही मचानी है वो हिंदुओं को इन्होंने, क्योंकि 80% है तो वही उसका निशाना बनेंगे। और ये जो इजराइल और ये जो फांसीवाद, ईसाई यहूदियत, जायनिज्म, इस्लामी जायनिज्म या अरब जायनिज्म या जायनिज्म, जो इजरायली जायनिज्म है, इसकी कीमत सारी दुनिया चुकाएगी। आज देखिए यूरोप कितना परेशान होकर घूम रहा है। यूरोप जो है, यूरोप के सारी ईसाई सरकारें जो हैं वो सरकारें जो अपने आप को तकरीबन अमेरिका का हिस्सा समझती थी, जी, अब वो अमेरिका से उन्हें शिकायत है कि साहब ये तो यूक्रेन वाला मामला सब कुछ जब आप एक गुंडा पाल लेते हैं ना कि हमको गुंडा चाहिए, वो गुंडा किसी के लिए किया जाए कि यार हमारा ये कॉमन एनिमी से हमारा निपटेगा, वो आपके साथ जो करता है अल्टीमेटली उसने आपके साथ ही करना होता है। जी बिल्कुल। तो ये अमेरिका नाम का गुंडा जो है वो पूरी दुनिया को किस तरह से, और बिल्कुल आपने मिसाल सही दी
कि जैसे ही आरएसएस वाले हिंदुओं का शिकार कर रहे हैं, ऐसे ही वो भी अपने साथियों का ही काजमी जी 20,000 नौकर निकाले, गोरे गोरे काले सब निकाले जा रहे हैं नौकरी से, जिनकी परमानेंट नौकरियां थी। जी जी हजारों की तादाद में। अमेरिका में बताया जा रहा है 2 मिलियन सरकारी नौकरों को निकालने की तैयारी है। उनको एक ईमेल कर दिया गया कि कल से आपने नहीं आना है, ये आपको 2 महीने की तनख्वाह या 1 हफ्ते की तनख्वाह। एटॉमिक एनर्जी का जो उनका डिपार्टमेंट है उसमें से लोगों को बाहर कर दिया गया, और ट्रम्प रो रहा है कल से कि उनको वापिस लाओ भाई। जी 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 बड़ी अजीब सूरत है। और मोदी जी जो मस्को मिले हैं, डॉज डिपार्टमेंट उसको बनाया निकालने का। तो मैंने कुछ बातचीत में, कुछ जूम में कहा कि मोदी जी तो इसको पहले से लागू कर चुके हैं, यहाँ सरकारी नौकरियां खत्म है, रिजर्वेशन खत्म है, जो भी दबे कुचले लोगों के लिए जो कुछ है वो सब खत्म है। तो ये बड़ा मस्त होगा मोदी जी से मिलकर। जी जी बिल्कुल। और जिस काम पे वो अब शुरू हो रहे हैं, इन्होंने पहले करके दिखा दिया। और उसके शिकार भी हिंदू हो रहे हैं, उसके ज्यादा शिकार उनको, मुसलमानों को तो सरकारी नौकरी मिलती नहीं है। बिल्कुल यकीनी तौर पर। बहुत शुक्रिया शमसुल इस्लाम साहब। आपने कई इश्यूज पर बहुत ही गहराई से, खासतौर पर जिस तरह से इजराइल ने भारत की डिफेंस इंडस्ट्री पर एक तरह के कब्जा कर लिया है, वो खुद उनके यानी डायरेक्ट फ्रॉम हॉर्सेस माउथ एक तरह से आया है कि इजराइल के भारत में जो एम्बेसडर है उन्होंने ही बहुत कुछ बता दिया है। इसके अलावा आरएसएस के जो हरकतें, जो यहाँ हमारे मोदी जी के जो विजिट अमेरिका की है, उसमें कितनी बेइज्जती पूरे देश को बर्दाश्त करनी पड़ी है, और कहां कितना ये विश्व गुरु होने का तमगा जो है वो सारा ढीला हो गया। और एक ही झटके में आपने कहा कि वो हारे हुए गए थे, अमेरिका जो गए थे वो जनाब, मैं कह रहा हूं इस वक्त दुनिया का एक बहुत बड़ा विद्वान आशुतोष वर्षने कह रहे हैं। जी बिल्कुल आशुतोष वर्षने जी ने जो बात कही, और वो भारत की हमदर्दी में भी कही है, क्योंकि उनकी जड़ें जाहिर है यहीं से जाती हैं। प्यार करते हैं, भारत की डेमोक्रेसी को प्यार करते हैं वो। मेरी उनके साथ बहुत चीजों पर बहस रही है, बहुत चीजों को लेकर, जैसे कास्टिज्म को लेकर उनका 10 साल पहले एक खास अलग से रवैया था कि कास्टिज्म अच्छी चीज है, उसे पता नहीं आज क्या है, लेकिन मेरी एक बहस उनके साथ थी। लेकिन अभी वो जो कुछ लिख रहे हैं वो बहुत जबरदस्त है। यकीनी तौर पर बहुत शुक्रिया शमसुल इस्लाम साहब। आप भी बहुत से अखबारों में मज़ामीन लिखते हैं, बहुत पढ़े जाते हैं, किताबें बहुत लिखी आपने, आपकी जानकारी में बहुत चीजें हैं, बड़ी गहराई है, हमें भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मैं अपने दर्शकों से कहना चाहूंगा कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा, आपको ये इंटरव्यू कैसा लगा, कमेंट्स में जरूर लिखें, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको पहुंचाएं, ताकि सच्चाई, हकीकत ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? इंसान अभी तक जिंदा है, जिंदा होने पर शर्मिंदा है, जिंदा होने पर शर्मिंदा है, इंसान अभी तक जिंदा है, और इंसानियत जिंदा रहेगी। यकीनी तौर पर बहुत शुक्रिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।